चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप सभी को आवाज़ आ रही है। हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो आपकी क्लास है अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्लास है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो कुछ टर्म्स यूज होने वाले जो टर्म्स थे हम इनके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। जैसे कि मैंने जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि सर्किट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद पैरामीटर क्या होते हैं, लीनियर सर्किट्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर क्या होते हैं, बायलैटरल सर्किट, यूनिलैटरल सर्किट, एक्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट और पैसिव इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने डिटेल से लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब जो क्लास होगी आपकी हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ हम यहाँ पर क्वांटिटी को डिराइव करेंगे। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हम उनके बारे में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें तो करंट। ठीक है, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, कोई बताएगा? करंट क्या होता है? देखो, चार्ज के फ्लो को अपन क्या कहते हैं, चार्ज प्रवाहित सॉरी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम चार्ज कहते हैं और चार्ज के प्रवाह की दर को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टी होता है। मतलब यदि हम चार्ज में परिवर्तन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, चार्ज में परिवर्तन डिवाइड बाई टाइम में परिवर्तन। तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपको जो फॉर्मूला निकलेगा, चलो मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ ना। चलिए, तो यहाँ पर कुछ आपकी क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, है ना। आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी कंडक्टर। ठीक है, टाइम के रेट के रिस्पेक्ट में जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर में मोशन करता है तो वो क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, मतलब कि चार्ज प्रवाह की दर को, किसी कंडक्टर में चार्ज प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, इट्स यूनिट इज एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू क्या है, ये डी क्यू क्या है, चार्ज में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के सापेक्ष चार्ज में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाए, ये क्या है, इट इज ए चार्ज, ये क्या है, टाइम। मतलब कि करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम इक्वल्स टू एम्पियर। इट मींस चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, टाइम की होती है सेकेंड। मतलब कि करंट की यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड, या फिर कूलाम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। एक कूलाम प्रति सेकेंड इक्वल्स टू 1 एम्पियर होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे पोटेंशियल। ठीक है, विभव अंतर। ठीक है, विभव की बात करें, पोटेंशियल, potential is defined as the work done to transfer unit positive charge from infinity to any point in electric field। ठीक है, क्या होता है पोटेंशियल, क्या होता है कि जब किसी चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसको लाने में जितना वर्क किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना हमें वर्क करना होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। इट इज यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी पी, सॉरी डी डब्ल्यू अपॉन डी पी, सॉरी डी क्यू। ठीक है, ये इसको देखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पोटेंशियल मिल जाएगा और पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। इट इज आल्सो नोन इज द वोल्टेज, हम इसको हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। यदि मैं इन शॉर्ट बताऊं इसका फॉर्मूला, इसका जो डेफिनेशन है बहुत शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी पोटेंशियल की या वोल्टेज की, वोल्टेज एक ऐसा फोर्स होता है जो
किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, तो उसको हम पोटेंशियल या वोल्टेज के नाम से जानते हैं। द वोल्टेज ऑफ एन एनर्जी सोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम इसे ईएमएफ के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ईएमएफ इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन टू मूव एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एनी क्लोज पाथ ऑफ सर्किट, ठीक है। तो ईएमएफ किस तरह से डिफाइन किया जाता है, टोटल वर्क डन, किसी भी सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्लोज पाथ में मोशन करने के लिए जितने हमें फोर्स की आवश्यकता होती है या जितना टोटल वर्क की आवश्यकता होती है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता होती है उसको हम ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर पोटेंशियल या वोल्टेज के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल के लिए वी वोल्टेज, तो वी इक्वल्स टू आप फॉर्मूला बना सकते हैं आई इंटू आर, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पोटेंशियल होता है या वोल्टेज होता है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर क्या है, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन का जो यूनिट होती है इसको जूल और ये कूलाम्ब, ठीक है। तो यहाँ से आपका जूल पर कूलाम्ब या इसी को हम वोल्ट कहते हैं, एक वोल्ट इक्वल्स टू एक जूल पर कूलाम्ब यूनिट होता है। तो इस चीजों को बिल्कुल याद रखोगे बेटा, जैसे इसके लिए मैंने आपको बताया था एक एम्पियर इक्वल्स टू होता है एक कूलाम्ब पर सेकेंड। तो ऐसी यूनिट कई बार आपको पूछ लेता है, ठीक है, कि करंट की यूनिट बताइए या वोल्टेज की यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट बताइए, और आपको ऑप्शन एम्पियर वोल्ट ना मिलकर यहाँ पर करंट की जगह में क्या मिल सकता है, आपको ऑप्शन कूलाम्ब पर सेकेंड। वोल्टेज केस में, पोटेंशियल केस में क्या मिल सकता है, वोल्ट ना मिलकर जूल्स पर कूलाम्ब मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया, इट इज गिवन बाय द वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। इट इज गिवन बाय द वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इकाई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितने वर्क, जितना काम की हमें रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल मतलब अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, इतना आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी, ठीक है, ठीक है। यदि आपको किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आवश्यक है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। यदि हम एक जनरल बात करें तो देखो, हमेशा आपका टेम्परेचर भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है। यदि दोनों का टेम्परेचर, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होगी। हीट कब ट्रांसफर होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। उसी केस में यहाँ पर जब वोल्टेज डिफरेंस होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ही किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ठीक है। EMF is measured by the potential difference between the terminals when the generator is not delivering current, okay। तो क्या है यहाँ पर, हम पोटेंशियल डिफरेंस किसका लेते हैं, दो टर्मिनल्स के बीच, एक पॉजिटिव है या नेगेटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव, तो इनके बीच में मिलने वाला जो पोटेंशियल होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए इनको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। एक पॉजिटिव एक टर्मिनल होता है और दूसरा जो टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, ठीक है। EMF is measured by the potential difference between the terminal when the generator is not delivering current, जब कोई भी करंट डिलीवर नहीं कर रहा होता है तो उन दो टर्मिनल्स के बीच में मिलने वाला जो आपका पोटेंशियल होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस समय आपका जनरेटर कोई भी करंट को डिलीवर नहीं कर रहा होता है, ओके। इसके बाद
पावर का फॉर्मूला भी सभी लोग जानते हैं। as we know that power is defined as the time rate of change of energy। ठीक है क्या है कि टाइम की दर में परिवर्तन क्या है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि एनर्जी टाइम के रेस्पेक्ट में ऊर्जा का परिवर्तन क्या कहलाता है, पावर। ठीक है, मतलब कि जो आपका क्या होगा यहाँ पर, इसका फॉर्मूला आप अलग अलग प्रकार से पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट जो होता है, वोल्टेज इंटू करंट का जो प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का, उसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में ऊर्जा के परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, पावर या शक्ति। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिकल पावर की बात नहीं हो रही है, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, सॉरी, एक प्रकार का ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये पावर, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, ना कि मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो जो यहाँ पर DW आपको दिख रहा है, ये किस में परिवर्तन, ये पावर, ये एनर्जी में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में एनर्जी के परिवर्तन को यहाँ पर बताता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद में हम अब जो पावर है अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पावर इन एसी सर्किट इज क्लासिफाइड एज अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ठीक है, अपरेंट पावर क्या होता है, it is a product of voltage and current। apparent power is product of electric current and voltage, okay, and its unit is volt ampere। ठीक है, मतलब कि वोल्टेज और करंट का जो गुणनफल होता है, इसको हम अपरेंट पावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, एस इक्वल्स टू वी आई, या फिर आप इसको आई स्क्वायर जेड भी लिख सकते हैं, वेयर जेड इज द इम्पिडेंस इन ओम्स। ओके, एक्टिव पावर बताया गया है। देखो, अपरेंट पावर की मैं बात करूं तो ये एक्चुअल एसी सर्किट में ऐसी कोई पावर नहीं होती है। ठीक है, इसका हम आभास कर सकते हैं, ये एक प्रकार से एसी सर्किट में आभासी शक्ति होती है, ये एक्चुअल में नहीं होती है। प्रैक्टिकली बात करें तो अपरेंट पावर नहीं होती है, ये उसी केस में होगी जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी होगा, और एसी के केस में पावर फैक्टर यूनिटी नहीं होता है, आइडल कंडीशन में ही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम एक्टिव पावर की बात करें, इट इज अ गिवन बाय P इक्वल्स टू VI cos phi वाट। ठीक है, इसकी यूनिट वॉट होती है, जबकि अपरेंट पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर होती है। ठीक है, एक्टिव पावर की यूनिट वॉट और अपरेंट पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर होती है। एक्टिव पावर इज द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड इन एनी सर्किट। ठीक है, मतलब कि ये ऐसी पावर होती है जो किसी सर्किट के द्वारा एक्चुअल में यूज किया जाता है, एक्चुअल में किसी सर्किट या किसी लोड के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, उसको हम एक्टिव पावर बोलेंगे। रियल पावर होती है, इसी का ही हमारा लोड यूज करके हमको आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, इसको हम वॉट में डिनोट करते हैं, एंड इट्स यूनिट इज वॉट। इट इज आल्सो गिवन बाय P इक्वल्स टू I स्क्वायर R वॉट्स। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे रिएक्टिव पावर। हाँ, तो रिएक्टिव पावर की हम बात करेंगे तो रिएक्टिव पावर क्या होगी, इट इज द पावर टेकन बाय द रिएक्टेंस एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। जब कोई रिएक्टिव लोड्स के द्वारा पावर ली जाती है तो उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। मतलब कि ये जो पावर होती है हमारे सर्किट में, ये यूजलेस पावर होती है, यूजलेस पावर, इसका हमारा लोड एक्चुअल में इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यदि कोई एक बोर्ड है जहां से आपने सप्लाई दिया है, एक स्विच है, यहाँ से हमने सप्लाई कर रहे हैं स्विच ऑन करके कोई लैंप को जलाने के लिए, तो यहाँ से लैंप तक जाने में उस सर्किट के या उस कंडक्टर के रिएक्टेंस के कारण जो पावर वेस्टेज हो जाती है उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं।
अब जो हमने स्विच ऑन किया और डायरेक्ट पावर आया और हमको आउटपुट मिलने लगा प्रकाश ऊर्जा, जो हमको यहाँ पर लाइट मिलने लगी, तो वो लाइट किसके कारण मिल रही है? एक्चुअल में जो हमारी एक्चुअल पावर है, ठीक है, जो एक्टिव पावर है, जो रियल पावर है, उसके कारण हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द सर्किट। जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है, ये सर्किट के द्वारा एक्चुअली कंज्यूम नहीं की जाती है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है VAR। ठीक है, VAR, और इसका फॉर्मूला होता है VI sin थीटा। ठीक है, ये आपको इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, Q इक्वल्स टू VI sin थीटा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द सर्किट बट इट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड देन लोड टू सोर्स। ठीक है, इसका काम ही है लोड से सोर्स की ओर फ्लो होना, या सोर्स से लोड की ओर, या लोड से सोर्स की ओर, ये फ्लो होती रहती है। इसका एक्चुअल में यूज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में पावर ट्रायंगल की बात करेंगे। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर ट्रायंगल आप जानते हैं क्या, पावर ट्रायंगल से आप क्या समझते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को आप देख लें। पावर ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों प्रकार की पावर, जैसे रियल पावर, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर को कंसीडर किया जाता है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें रियल पावर, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर को कंसीडर किया जाता है। हम हमेशा अपरेंट पावर को इस ट्रायंगल में हम कहां पर लेते हैं? हाइपोटेनस में लेते हैं। ठीक है, जो हमारा रिएक्टिव पावर होती है, हम हमेशा परपेंडिकुलर में रिएक्टिव पावर को लेते हैं। ठीक है, जो इसका बेस होगा वो आपका बेस होगा जस्ट रियल पावर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो ट्रायंगल दिखाया गया है, दिस इज द पावर ट्रायंगल वेयर 3 पावर डिनोटेड। ओके, रियल, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर। हमेशा ध्यान रखोगे जो अपरेंट पावर होगा वो रियल पावर और रिएक्टिव पावर से अधिक होगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो ये क्या होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जस्ट आपको मिल जाएगा रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से देखेंगे नेटवर्क एलिमेंट्स। तो हम नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। करंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड पावर ट्रायंगल। इसके बाद हम नेटवर्क एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो नेटवर्क एलिमेंट होती हैं ये एक्चुअली जो होते हैं ये दो टाइप के हमने आपको पहले ही बता चुका है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द एनर्जी सप्लायर इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ऑल द एनर्जी सोर्सेस कम इन दिस कैटेगरीज। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नेटवर्क में सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो एनर्जी को सप्लाई करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं? एक्टिव एलिमेंट होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है एक्टिव एलिमेंट वोल्टेज सोर्स, और दूसरा होता है करंट सोर्स। तो ये क्या है? ये आपके एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये भी अलग प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं। एक तो डिपेंडेंट सोर्स है और एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। एक इंडिपेंडेंट सोर्स और दूसरे इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो आपका क्या सोर्सेस हैं। ठीक है, चाहे वो करंट सोर्स हो या फिर वोल्टेज सोर्स हो, ये दो प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं, एक डिपेंडेंट सोर्स और दूसरा है इंडिपेंडेंट सोर्स, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताया गया है इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट। ठीक है, आवाज सबकी क्लियर है ना?
आवाज आ रही कि नहीं बेटा, आवाज आ रही कि नहीं, पहले मुझे बताइए, आवाज आ रही है? यस सर। क्लियर थी ना अभी तक आवाज सभी को? हाँ सभी क्लियर थी ना बेटा? चलिए, चलो अब हम देखते हैं यहाँ से जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स का आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स का आप कॉन्सेप्ट समझ लें, आगे आपके काम आएंगे। ठीक है, देखो इंडिपेंडेंट सोर्स, तो यहाँ से हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे। देखो इंडिपेंडेंट सोर्स दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज, देखो ये इसका सिंबल देख के आप, तुरंत सिंबल देख के आप इसका समझ सकते हैं कि ये वोल्टेज किस टाइप का सोर्स है। ठीक है, ठीक है, देखिए तो ये इंडिपेंडेंट सोर्स का जो, देखो ये डीसी सोर्सेस हैं और ये एसी के सोर्सेस हैं। यदि ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से आपका सिंबल वोल्टेज सोर्स का बना होगा या इस प्रकार से बना होगा, तो ये डीसी का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ डीसी आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए इस तरह से दिखाया गया। देखो ये और ये तो सेम दिख रहा है, लेकिन वी ऑफ टी के फॉर्म में ये रहता है, वी ऑफ टी, और ये इस साइनोसॉइडल वेव बना के, तो ऐसा आप देखने को मिल सकता है या फिर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। ये दोनों ही प्रकार के जो सोर्सेस हैं अल्टरनेटिंग सोर्स टाइप के हैं, एसी टाइप के सोर्सेस हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट, देखो ये राउंड सर्कल में होगा, राउंड सर्कल में होंगे। ठीक है, या कुछ इस प्रकार से होगा, तो इसको हम इंडिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब आगे हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, जब आगे नोडल एनालिसिस करेंगे, मेश एनालिसिस करेंगे, या फिर किरचॉफ्स, केवीएल, केसीएल, इसके अलावा हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल काम में आने वाले हैं कि आपके कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस में क्या अंतर है, इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसका पीडीएफ गूगल क्लासरूम में सेंड कर दीजिएगा, बिल्कुल कर देंगे। और आप बताइए और क्या करना है बेटा? अरे कुछ बच्चे बोल रहे हैं बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अबे कौन बोल रहा है ये? योगेश गौतम, तुमको समझ नहीं आता मैं क्या पढ़ाता हूँ? तुमको भी क्लियर नहीं है कि मैं क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? नाम से आती होगी ना मेरी मीटिंग। बेटा मैंने तुमको चिल्ला चिल्ला के बोल दिया हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाता हूँ योगेश, फिर तुमको क्यों क्लियर नहीं है? योगेश तुमको समझ नहीं आता? सिविल तुम पढ़ोगे क्या? यहाँ पर सिविल की क्लास चल रही क्या? आवाज आ रही है तुमको? अबे जब लिंक तुमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेंड किया जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल की ही क्लास होगी ना, कोई सब्जेक्ट की। अब कौन से सब्जेक्ट की है तुम देखो ना, तुम लोग देखने नहीं आता तुम लोगों को टाइम टेबल? अनवांटेड यहाँ पर कोई भी मैसेज किया ना तो सोच लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देकर मैसेज करो, कोई भी एक बार सोचो समझो फिर इसके बाद मैसेज करो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देखो ये इस तरह से दिखते हैं आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। देखो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इट इज द टू टर्मिनल डिवाइस, the voltage across these two terminals remains constant irrespective of all circuit conditions। क्या बोले सर? ठीक है, तो इसमें ये टू टर्मिनल डिवाइस होती है। ठीक है, ये हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा लोड होता है, लोड के अक्रॉस में आपके
सोर्सेस ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आपका जो भी वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर आपके इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बताया गया है। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस में जो आपका वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, सभी सर्किट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आदर्श वोल्टेज स्रोत। आदर्श वोल्टेज स्रोत ये कैसे होते हैं? देखो, एक पहचान है आइडियल वोल्टेज सोर्स, किसको बोलोगे आप? आइडियल वोल्टेज सोर्स की क्या पहचान है बेटा? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स विच हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज द आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका चीजें चल रही है। ठीक है, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, जबकि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अनंत होता है। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स which has zero internal resistance is considered as the ideal voltage source. The VI characteristics of ideal voltage source is shown in figure. देखिए, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक है, इसमें कोई भी इसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, तो वैसे वोल्टेज सोर्स क्या होंगे आपके? क्या होंगे? आदर्श वोल्टेज स्रोत कहलाएंगे। इसके बाद में प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स की बात करें, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की हम बात करेंगे, तो ऐसे सोर्स जिसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, सोर्स हैविंग सम अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज नोन एज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। Due to this resistance, voltage drop taken place and it causes the terminal voltage to reduce. ठीक है, क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का यदि है तो क्या होगा आपका? प्रैक्टिकली यदि हम बात करें तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और ये हमेशा वोल्टेज सोर्स के सीरीज में ही इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जिसका प्रैक्टिकली यदि बात करें तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या होता है? सीधा ना जाके ये कुछ नीचे की ओर गिर जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आपका जो वोल्टेज है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट आपका करंट सोर्स बताया गया है। ठीक है, आपका ये कुछ इस तरह से आपका करंट सोर्स का सिंबल होता है। ठीक है, और इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो करंट है वो कांस्टेंट है और वोल्टेज बस इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो यहाँ पर करंट कांस्टेंट ना होकर करंट भी वेरी करने लगती है, कुछ हद तक नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? प्रैक्टिकली हमेशा देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के केस में सीरीज में कंसीडर किया जाता है, जबकि प्रैक्टिकली करंट सोर्स के केस में जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जस्ट इसके पैरेलल में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखें, देखिए ध्यान रखना, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज और इसके लिए करंट सोर्स के लिए पैरेलल। फिर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपके मिलेंगे, तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस तरह सिंबल बना होता है। यदि आपको इस तरह से सिंबल देखने को मिल जाए तो इस प्रकार के जो वोल्टेज सोर्स होंगे ये कौन से सोर्स होंगे? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे। ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसके बाद में आपका है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? करंट सोर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो ये आपके अलग अलग प्रकार के सोर्सेस दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो पैसिव एलिमेंट क्या होता है? पैसिव एलिमेंट आर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो,
जो आपके एक्टिव एलिमेंट्स थे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, जबकि जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं वो सप्लाई ना करके खुद कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वो कंज्यूम ना कर, जो आपके एक्टिव सोर्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, कंज्यूम खुद नहीं करते, जबकि आपका रेजिस्टेंस जो आपका पैसिव एलिमेंट्स होते हैं वो कंज्यूम करने का काम करते हैं। ठीक है, पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो है ये तीनों आपके जो एलिमेंट्स हैं ये पैसिव एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, इनको हम पैसिव एलिमेंट के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, वो 1826 में ओम नामक वैज्ञानिक के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था 1826 में। ठीक है, और जैसे कि जानते हैं हम, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट when physical quantity or constant, when physical quantity are constant. Okay, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जानते हो आप क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो होने के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर आपको R कांस्टेंट ले लेंगे तो V इक्वल्स टू I इंटू आर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि यदि हम वोल्टेज का फॉर्मूला बोलें तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, रेजिस्टेंस के केस में हम बोलें तो R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, मतलब करंट और वोल्टेज और करंट का रेशो होता है रेजिस्टेंस, या फिर हम यहाँ से I को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, I इक्वल्स टू V अपॉन R, मतलब कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशो करंट होता है। तो इन सारी तीनों चीजों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसके माध्यम से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, वेयर R इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये स्थिरांक है एक। ठीक है, जिसको हम ओम से डिनोट करते हैं, और इसके मतलब यूनिट ओम होती है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ओके, ये वी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना ओम्स लॉ में ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना बेटा कि जो वोल्टेज, जो हम ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट के बीच में यदि हम ग्राफ को खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। मतलब कि प्रोपोर्शनल से तात्पर्य है कि वोल्टेज के करंट, यदि हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आपके करंट का मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल करंट का मान इंक्रीज होता है। ठीक है, दोनों के रेशो में, सेम रेशो में यहाँ पर करंट का मान इंक्रीज होता है। ठीक है,